नमस्कार बच्चों, प्यारे मित्रों और साथियों। मिशन मेरिट के मकसद से कक्षा 12 का छठा लेसन तत्वों के निष्कर्षण के प्रक्रम और सिद्धांत के बारे में रिवीजन। पीवाई क्यूज पिछले बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर कैसे लिखें, कैसे प्राप्त करें। इस पाठ में 2 में से 2 नंबर प्राप्त, पूरे में से पूरे अंक प्राप्त करने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। राजस्थान बोर्ड एग्जाम के 12th के बच्चे, मिशन मेरिट की उम्मीद लगाए रखने वाले बच्चे, ठीक है प्यारे मित्रों। पहले तो मैं आपसे ये डिस्कस करना चाहूंगा कि ये जो आपका छठा लेसन है ये 2 अंक का है। कितने का है? इट हैज ओनली 2 मार्क्स। ब्लूप्रिंट ये कहता है कि इसमें से एक एमसीक्यू पूछा जाए और एक कौशल का प्रश्न यानी कि चित्र पूछा जाए। अब यहाँ अति लघुत्रात्मक प्रश्न या एमसीक्यू में से कोई समीकरण पूछा जा सकता है। इस स्ट्रेटेजी को मद्देनजर रखते हुए आपका दोस्त एमआर चौधरी मैं आपको पीवाई क्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवाने जा रहा हूं। तो लगभग 30-35 मिनट की इस वीडियो को छोड़िएगा नहीं और बड़ी गंभीरता के साथ ध्यान दीजिएगा। उठाइए कलम कॉपी, लिखिएगा प्रश्नों के उत्तर कैसे लिखने हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है मित्रों, आइए आपके सामने पेश है पहला प्रश्न। बॉक्साइट अयस्क में उपस्थित किन्हीं 2 अशुद्धियों के नाम दीजिए। मित्रों उत्तर लिखेंगे बॉक्साइट अयस्क में उपस्थित 2 अशुद्धियां। बॉक्साइट अयस्क में उपस्थित 2 अशुद्धियां निम्न हैं और वो 2 अशुद्धियां कौन कौन हैं? तो आपको मैं 3 बता देता हूं, आपको 2 लिखनी। पहला लिखना है SiO2, नाम लिखेंगे सिलिकॉन ऑक्साइड। क्या लिखेंगे? सिलिकॉन डाइऑक्साइड। दूसरी अशुद्धि का नाम लिखेंगे आप Fe2O3, आयरन ऑक्साइड। क्या लिखिएगा? आयरन ऑक्साइड। और तीसरी अशुद्धि पूछी नहीं है लेकिन मैं आपको बता दिए जाता हूं, टाइटेनियम ऑक्साइड या टाइटेनियम डाई ऑक्साइड। ये हुआ आपका पहला प्रश्न। ठीक है मित्रों, लिए चलता हूं दूसरा प्रश्न। ये रहा आपके स्क्रीन पर। सिल्वर एवं गोल्ड का विद्युत लेपन करने हेतु इनके कौन से संकुल आयनों का उपयोग करते हैं? मित्रों ध्यान दीजिए, बोर्ड एग्जाम सप्लीमेंट्री 2013 का प्रश्न है। हमारा आंसर क्या होगा? हम लिखेंगे उत्तर मित्रों कि सिल्वर एवं गोल्ड का विद्युत लेपन करने हेतु इनके सोडियम संकुल, इनके सोडियम साइनाइड के साथ बने संकुल का इस्तेमाल करते हैं। के साथ बने संकुल का इस्तेमाल या उपयोग करते हैं। संकुल का उपयोग करते हैं। अब मैं उसका उदाहरण लिख रहा हूं मित्रों, ध्यान दीजिएगा। कान, आंख, नाक सारी ज्ञानेंद्रियां एक्टिव रह करके सिल्वर के लिए ये वाला और गोल्ड के लिए या लिख दूं तो ये वाला। ठीक है मित्रों, भूलिएगा नहीं, यह सोडियम अर्जेंटो साइनाइड है और वो सोडियम ओरेटो साइनाइड। यूपीसी नाम बोलना चाहेंगे आप नौवें पाठ को लेकर के, तो ये सोडियम और उसके बाद बोलेंगे डाइसाइनो अर्जेंटेट फर्स्ट, उसे बोलेंगे सोडियम डाइसाइनो ओरेट फर्स्ट। ओके, नौवां पाठ भी हो गया। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर। निस्तापन एवं भ्रजन को उदाहरण सहित समझाइए। यहां उदाहरण सहित प्यारे मित्रों समझाना है, अंतर नहीं लिखना है। तो पहले हम लिखेंगे निस्तापन, कैल्सिनेशन। निस्तापन का अर्थ आप प्यारे बच्चे नहीं जानते हैं यदि, तो अब सुनिएगा। निस्तापन होता है क्या? सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में परावर्तनी भट्टी में गर्म किया जाता है उसके गलनांक से कुछ कम ताप पर, जिसके कारण अयस्क में उपस्थित वाष्पशील अशुद्धियां
पृथक हो जाती है, मुक्त हो जाती है। इस विधि या प्रक्रम को निस्तापन कहते हैं। इस प्रक्रम में अयस्क कार्बोनेट, सल्फेट, सल्फाइट या हाइड्रोक्साइड अथवा जल योजित ऑक्साइड लिए जाते हैं। इस प्रक्रम में किसी प्रकार का रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। ठीक है मित्रों। फॉर एग्जाम्पल, अब हम यहाँ एग्जाम्पल के लिए समीकरण लिखेंगे। किसका किसका उदाहरण लिखेंगे? हम ऑक्साइड ले सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं लिखता हूं आपके Fe2O3.3H2 जल योजित ऑक्साइड है। इसे गर्म करेंगे, गलनांक से कुछ कम ताप पर, निस्तापन विधि कहलाएगी। वायु की अनुपस्थिति में या बहुत कम मात्रा की प्रेजेंस में तो हमारे पास Fe2O3 + 3H2O ये जल वाष्प गैस अवस्था में मुक्त हो जाएगी। एक एग्जाम्पल हुआ। दूसरा एग्जाम्पल, यदि हम केलामाइन जिंक कार्बोनेट लेते हैं और इसको वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं तो निस्तापन प्रक्रम कहलाता है, गलनांक से थोड़ा कम तापमान पर, और हमें जिंक ऑक्साइड प्राप्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है। मित्रों ध्यान दीजिए, वंस अगेन बोल रहा हूं। सांद्रित अयस्क को, जिनमें मुख्य रूप से कार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड, जल योजित ऑक्साइड अयस्क होते हैं, उन्हें वायु की अनुपस्थिति में परावर्तनीय भट्टी में गलनांक से कुछ कम ताप पर गर्म करते हैं, जिसके कारण वाष्पशील अशुद्धियां CO2 के रूप में, SO2 के रूप में या जलवाष्प के रूप में पृथक हो जाती है। अयस्क सरंध्र हो जाता है। इस प्रक्रम में अयस्क में किसी प्रकार की रासायनिक क्रिया या रासायनिक परिवर्तन चेंज, केमिकल रिएक्शन नहीं होती है, केमिकल चेंज नहीं होता है। निस्तापन कंप्लीट। दूसरे वाला भर्जन, रोस्टिंग। क्या है भर्जन? ध्यान दीजिएगा। सांद्रित अयस्क को वायु की पर्याप्त मात्रा में अर्थात वायु की उपस्थिति में अयस्क के गलनांक से कुछ कम तापमान पर परावर्तनीय भट्टी में वायु की धारा में, 3 बार बोल रहा हूं, गर्म करते हैं तो अयस्क ऑक्सीजन के साथ यानी वायु की O2 के साथ क्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाता है, ऑक्साइड का ऑक्सीकरण हो जाता है, जिससे हमें अयस्क ऑक्साइड और उसमें उपस्थित अशुद्धियां भी ऑक्साइड के रूप में प्राप्त होती है। अगली बात, सामान्यतया इस विधि का उपयोग यानी भर्जन का उपयोग सल्फाइड अयस्कों के ऑक्साइड में परिवर्तन के लिए या सांद्रण में किया जाता है। क्लियर? सल्फाइड अयस्कों का भर्जन किया जाता है। परिणाम स्वरूप इस प्रक्रम में केमिकल चेंज, रासायनिक परिवर्तन होता है, सरंध्र अयस्क प्राप्त होता है और उत्पाद के रूप में सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है, जिसे H2SO4 प्राप्त करने में उपयोग किया जाता है। ठीक है मित्रों, ये हुआ निस्तापन और भर्जन। समीकरण लिखने की बारी आती है तो हम एक समीकरण आपको लिख के बता देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये जिंक सल्फाइड है, इसे वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो प्रक्रम कहलाता भर्जन और उससे बनता है जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाई ऑक्साइड। ठीक है मित्रों, ये हुआ निस्तापन और भर्जन। मैंने अंतर भी बता दिया, मैंने दोनों को समझा भी दिया। इतना बढ़िया ढंग से आपके बुक में नहीं समझाया हुआ है। अगला प्रश्न ये रहा, स्क्रीन पर विद्युत अपघटनी विधि से तांबे का शोधन कैसे करते हैं? तांबे का क्या करना है? शोधन करना। ध्यान दीजिए, किस विधि से करना है? विद्युत अपघटनी विधि से शोधन करना। इट मीन्स हमारे पास अशुद्ध धातु है, अशुद्ध तांबा है, अयस्क नहीं है। आवश्यक समीकरण की सहायता से समझाइए। प्यारे मित्रों ध्यान दें, तांबे के शोधन की विद्युत अपघटनी विधि, तांबे के शोधन की विद्युत अपघटनी विधि। ठीक है, ये बात आ गई। अब हम लिखेंगे अशुद्ध ताम्र धातु का, इस विधि में अशुद्ध ताम्र धातु का
मोटा एनोड, मोटा यानी ज्यादा लेते हैं, और शुद्ध Cu का पतला तार कैथोड के रूप में लेते हैं। एक बात पूरी हुई, अशुद्ध तांबे का एनोड, अशुद्ध तांबे का कैथोड। दूसरी बात कर रहा हूं, विद्युत अपघटय के रूप में, विद्युत अपघटय के रूप में H2SO4 युक्त यानी अम्लीय कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन प्रयुक्त करते हैं। तीसरी बात, जब धारा प्रवाहित करते हैं, जब धारा प्रवाहित करते हैं तो एनोड पर ऑक्सीडेशन एवं कैथोड पर अपचयन की क्रिया होती है, जिसके परिणाम स्वरूप कैथोड पर शुद्ध धातु, कैथोड पर शुद्ध Cu 100% शुद्धता वाला प्राप्त होता है। अशुद्धियां एनोड के नीचे एकत्र हो जाती, जिन्हें एनोड पंख कहते हैं। डायग्राम, डायग्राम ये ले लिया हमने, अशुद्ध तांबे का मोटा एनोड और शुद्ध तांबे का पतला कैथोड। अब इनमें क्या करते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं। यह है अशुद्ध तांबे का मोटा एनोड और यह है कैथोड। कैथोड किसका है मित्रों, शुद्ध Cu का। और इसके अंदर यह भर लिया हमने, क्या भर लिया, अम्लीय कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट एक्वस जलीय विलयन, और ये अम्ल युक्त है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ H2SO4 युक्त भी लिख सकता हूं, लिखना चाहिए। धारा प्रवाहित करते हैं तो ये पिघलता है और इस पर जमता है, ये यहां से निकल जाता है और यहां चिपक जाता है, धीरे धीरे ये पूरा गल जाता है, घुल जाता है और यहां चला जाता है। अशुद्धियां यहां इकट्ठा होती है, जिन्हें एनोड पंख कहते हैं। बात है अभिक्रिया की, तो एनोड पर ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है, एनोड पर ऑक्सीकरण किस प्रकार होता है, ये Cu है जो Cu2+ में कन्वर्ट होता है, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता, ऑक्सीकरण। कैथोड पर विलयन में प्रेजेंट Cu2+ आयन, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है इन्हें ग्रहण करके Cu के रूप में अपचयित हो जाता। प्यारे मित्रों पूरा हो गया, यही पूछा था, यही लिखना था, ठीक है। समीकरण हो गए, विधि हो गई, चित्र हो गया, इससे बढ़िया होगा नहीं। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर, निकल धातु के शोधन में प्रयुक्त मांड विधि, मांड प्रक्रम की दोनों रासायनिक समीकरण दीजिए। प्यारे मित्रों ये कई बार पूछा जाता है कि निकल धातु के शोधन के विधि का नाम क्या है, तो मांड प्रक्रम है, मांड प्रोसेस है, मांड विधि है। अब इसके शोधन के लिए क्या करते हैं आप सब लोग जानते हैं। इस विधि का सिद्धांत ये है कि धातु को किसी ऐसे यौगिक के साथ गर्म करते हैं जिसके साथ क्रिया करके वो संकुल का निर्माण कर देती है, अशुद्धियां उसके साथ क्रिया नहीं करती है, फिर उसे और अधिक ताप पर गर्म करते हैं तो शुद्ध धातु में अपघटित हो जाता है। ठीक है मित्रों, ये बात हम यहां करने वाले हैं। तो क्या करते हैं, नंबर 1, निकल की कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ क्रिया कराकर वाष्पशील यौगिक निकल टेट्रा कार्बोनिल NiCO का होल 4 प्राप्त करते हैं या बना लेते हैं। या ये बात काम की है कि निकल ही CO4 कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ CO के साथ क्रिया करता है, अशुद्धियां क्रिया नहीं करती। क्रिया का समीकरण लिखिएगा मित्रों, तो ये हमारे पास निकल और ये हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड गैस क्रिया करके ये गर्म की हुई है तो लिक्विफाइड हो सकती है। ये मामला होता है 330 से 350 केल्विन पर और हमारे पास यौगिक बन जाता है निकल टेट्रा कार्बोनिल। ये यौगिक बन जाता है जो कि एक वाष्पशील यौगिक है, अशुद्धियां रह जाती है, इसे प्राप्त कर लेते हैं। सेकंड प्रोसेस में निकल टेट्रा कार्बोनिल को उच्च ताप पर गर्म करते हैं तो
यह Na में अपघटित, Na और CO में अपघटित हो जाता है। ठीक है मित्रों, ये बात ऐसे लिखते हैं, ये निकेल टेट्रा कार्बोनिल, इसे करेंगे 430 से 450 केल्विन ताप पर गर्म, तो निकेल आपके अलग हो गया और कार्बन मोनोऑक्साइड आपके अलग हो गई। क्या हुआ? मांड विधि, मांड प्रक्रम निकेल के शोधन में प्रयुक्त होता है। पहले निकेल कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ क्रिया करके वाष्पशील यौगिक निकेल टेट्रा कार्बोनिल बनाता है और इस निकेल टेट्रा कार्बोनिल को फिर धातु और कार्बन मोनोऑक्साइड में उच्च ताप पर गर्म करने से अपघटित कर देते हैं, शुद्ध निकेल प्राप्त हो जाती है। ठीक है मित्रों, यही करना था ना, शुद्ध निकेल प्राप्त कर लिया। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, मंडल परिष्करण विधि का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। यह विधि मुख्य रूप से किसमें उपयोगी है? पहले मंडल परिष्करण विधि का स्वच्छ और नामांकित चित्र, कैसा चित्र बनाना है? स्वच्छ और नामांकित चित्र। मित्रों, मैं आपको यहां एक बात बता देता हूं, इस विधि का सिद्धांत यह है कि अशुद्धियों की विलेयता या घुलनशीलता शुद्ध धातु की अपेक्षा अशुद्ध धातु में अधिक होती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक इस प्रकार का बड़ा बेलनाकार पात्र या नली लेंगे और इसमें अक्रिय गैस का वातावरण रखेंगे। किसका रखेंगे? अक्रिय गैस का वातावरण। अब ये नहीं पूछोगे अक्रिय गैस का वातावरण अक्रिय होता है सक्रिय होता है? अक्रिय होता है। इसके अंदर क्या करेंगे, हम अशुद्ध धातु की छड़ ले लेंगे। क्या लेंगे? ये जो है मेरे पास प्यारे प्यारे मित्रों, ये अशुद्ध धातु की वो है, वो का मतलब अशुद्ध धातु की छड़ है। ठीक है, दिखाई दे रही ना आपको? अशुद्ध धातु की छड़ है। अब क्या करेंगे, अब हम इसके दोनों तरफ, इसके दोनों तरफ, ये अक्रिय गैस के अक्रिय वातावरण के लिए है, हम तापक तंतु लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ऐसे हीटर लगाएंगे जो गतिशील है। तापक तंतु माने कि हीटर। ये क्या है? ये तापक तंतु है। ये क्या है? तापक तंतु है, जिसको हम इंग्लिश में हीटर कहते हैं, गर्म करने वाले। ठीक है, ये तापक तंतु गतिशील होते हैं। कैसे होते हैं? गतिशील। तो इन्हें बार बार इस दिशा में गति कराया जाता है, जिससे क्या होगी, और अशुद्धियां यहां तापक तंतु के साथ, मैंने यहां इस विधि का सिद्धांत बोला था, आपको अब मैं लिखकर बता देता हूं कि अशुद्धियों की विलेयता, अशुद्धियों की घुलनशीलता ठोस धातु की अपेक्षा गलित धातु में अधिक होती है। क्या बोला रे? क्या बोला? पढ़ के बोलो। अशुद्धियों की विलेयता ठोस धातु की अपेक्षा गलित धातु में अधिक होती है, सिद्धांत इस विधि का। इसलिए इस तापक तंतु को प्यारे मित्रों दाईं ओर ले जाएंगे बार बार, तो अशुद्धियां आगे 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 सरकती जाएगी। फिर तंतु को हटाया, फिर वहां से शुरू कर दिया, फिर ले गए अशुद्धियां आगे, फिर लाके यहां हटाया अशुद्धियां। तापक तंतु जिस दिशा में जाएगा अशुद्धियां उसी दिशा में आगे जाएगी। ठीक है भाइयों बहनों, तब क्या होगा, अशुद्धियां सारी इस सिरे में आ जाएगी। अब इसे यहां से काट लेंगे तो हमें शुद्ध अर्धचालक सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम, इंडियम प्राप्त हो जाएगा। अगले प्रश्न का उत्तर है, यह विधि मुख्य रूप से किसमें उपयोगी है? अर्धचालकों को अति शुद्ध रूप में प्राप्त करने में उपयोगी है। अर्धचालकों को अति शुद्ध रूप में प्राप्त करने में उपयोगी है। दो ही नाम पूछे तो जर्मेनियम, सिलिकॉन अथवा इंडियम, गैलियम और बोरॉन भी साथ, इनके शुद्धिकरण में प्रयुक्त होती है। ठीक है ना? आया ना? वो आ गया आनंद, वेरी गुड। ये रहा अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। चांदी के निक्षालन में प्रयुक्त सोडियम साइनाइड के प्रयोग पर होने वाली दोनों रासायनिक समीकरणों को लिखिएगा। लिख दे मित्रों, किसके लिए? चांदी के निक्षालन में। सोना नहीं है, स्वर्ण नहीं है, गोल्ड नहीं है, चांदी के निक्षालन में। तो चांदी ये
AgCl, इसकी क्रिया करवाते हैं सोडियम साइनाइड के जलीय विलयन के साथ में, तो बन जाता है, क्या बनता है, NaCl, और ये बन जाता है AgCN2, और यहां लिख देते हैं Na। खुला लिखे ना सर, तो ये खुला NaAgCN2, ये लो। Na कितना है, 2Na, एक Na यहां आ गया, एक Na यहां आ गया, ठीक है, और ये हो गया NaCl। मैंने दोबारा लिख दिया क्योंकि यहां थोड़ा कंजूसी हो रही थी। ये बन गया एक समीकरण। अब क्या होगा, ये समीकरण नंबर 1। दूसरे समीकरण में प्यारे प्यारे मित्रों, ये NaAgCN का होल ट्वाइस है, इसमें जिंक चूर्ण, जिंक डस्ट, जिंक पाउडर मिलाते हैं तो हमारे पास Ag आ गए बाहर, और ये रहा हमारे पास Na2ZnCN का होल 4। ये विलयन में चला जाएगा, कहां रहेगा, विलयन में, घुलित रूप में, और चांदी जी अवक्षेपित हो जाएंगे। ये आपका रहा दूसरा समीकरण, ठीक है प्यारे मित्रों। या 2 लिख देंगे तो हमारा वो वाला टंटा खत्म हो जाएगा, संतुलन वाला, इस तरह से चांदी प्राप्त हो जाती। पूछा क्या, चांदी के निकाल में प्रयुक्त सोडियम साइनाइड के प्रयोग होने पर होने वाली दोनों, ये एक और ये दोनों समीकरण को लिखिए। लिख दिया। बोर्ड एग्जाम 2017 में पूछा, इस बार पूछने से कौन रोकेगा, कोई नहीं रोकेगा ना, तो तैयार हो जाइए। अगला प्रश्न, ये रहा आपके स्क्रीन पर, एल्यूमिनियम के निष्कर्ष में प्रयुक्त होने वाले विद्युत कपटनी सेल हॉल होराल्ट प्रक्रम का नामांकित चित्र। ये बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा 2023 में, फिर मत कहना बताया नहीं। इसमें होने वाली संपूर्ण अभिक्रिया लिखिए। पहले चित्र बना ले, पहले क्या करें, एक सुंदर सा चित्र बनाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक स्टेनलेस स्टील की बनी हुई ऐसी पात्र लेते हैं, इसके अंदर ग्रेफाइट का या कार्बन का स्तर का लेप किया हुआ रहता है। स्टेनलेस स्टील का पात्र है, अंदर लेपन है कार्बन का, ओके। स्टेनलेस स्टील का पात्र है और अंदर लेप है कार्बन का, क्लियर हो गया। अब हम इसमें क्या करते हैं, एनोड लेते हैं ग्रेफाइट की, ग्रेफाइट भी कार्बन है, आप सारे बच्चे जानते हैं, ये ग्रेफाइट के एनोड हो गए, ठीक प्यारे मित्रों। और अब इसके अंदर हम लेते हैं गलित एल्यूमिना। क्या लेते हैं, गलित एल्यूमिना। और गलित एल्यूमिना से ऊष्मीय हानि ना हो, क्या, ताप का नुकसान ना हो, इसलिए इसके ऊपर हम डाल देते हैं कार्बन चूर्ण। क्या डालते हैं, कोक पाउडर या कार्बन चूर्ण। और इसके साथ यहां मिलाते हम Na3AlF6 क्रायोलाइट, और थोड़ी मात्रा में मिला देते हैं CaF2। तो हमारे पास 3 प्रकार के मिश्रण से बना हुआ विद्युत अपघटय हो गया। वो क्या है, एक है हमारे पास एल्यूमिना, ध्यान देना, एक है हमारे पास क्रायोलाइट, क्या है रे, क्रायोलाइट, और एक है हमारे पास फ्लोरस्पार, फ्लोरस्पार, ठीक है ना। फॉर्मूला लिखें तो एल्यूमिना, Na3AlF6 और CaF2, ये मिश्रण विद्युत अपघटय है। ये क्या है, विद्युत अपघटय के रूप में है, ठीक है ना। इनके काम अलग अलग है। कार्बन चूर्ण है वो ऊष्मीय हानि को रोकता है, Na3AlF6 है एल्यूमिना के गलनांक को कम करता है, और CaF2 इस विलयन की, इस मिश्रण के विद्युत अपघटय की तरलता को बढ़ाता है और विद्युत चालकता बढ़ाता है। क्या बोला, CaF2 तरलता बढ़ाता है और विद्युत चालकता बढ़ाता है। ये मत कहना कि एम्स का सवाल है कि नीट का प्रश्न है, यही है, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, इसे बना लेते हैं कैथोड और इसका बना लेते हैं एनोड। मैं पता चले कि ग्रेफाइट कब जल गया, इसके लिए यहां एक बल्ब भी लगा लेते। कई किताबों में नहीं लगा हुआ तो कोई बात नहीं, जब तक ये बल्ब जलेगा, कब तक जलेगा, जब तक इसमें धारा प्रवाहित होगी। धारा तब तक प्रवाहित होगी जब तक हमारे एनोड सुरक्षित है, एनोड बने हुए हैं। क्योंकि यहां प्रत्येक अभिक्रिया में प्रत्येक आधा किलोग्राम एल्यूमिना प्राप्त करने के लिए, 1 किलोग्राम एल्यूमिना प्राप्त करने के लिए 500 ग्राम कार्बन ग्रेफाइट जल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में निकल जाता। कैसे निकलता है ध्यान दीजिएगा, यही बात पूछी है। ये नामांकित चित्र हो गया, ठीक है ना, एनोड हो गया, ये एनोड और एक कैथोड।
तो एनोड किसका? ग्रेफाइट का। ये ग्रेफाइट वाला है नहीं, ये लिखता हूं एनोड, याद नहीं रही इसलिए मैं इसके ऊपर लिख दिया। और ये हो गया हमारा कैथोड, ठीक है ना, ये वाला। अब ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, मैंने आपके लिए ये तार दूर किए थे, ये यहां जुड़े हुए हैं। ओके, अंदर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। क्या प्रवाहित हो रही है? विद्युत धारा, ठीक है। अब क्या होगा? समीकरण में थोड़ा सावधान हो जाना, समीकरण दो अलग अलग विधियां हैं, हम एक ही लिखते हैं, ठीक है ना। तो Na3AlF6 इस तरह से आयनित होगा, इस तरह से N3Na प्लस और Al3 प्लस और F माइनस, हमें मतलब है इससे, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे अब कैथोड पर, किस पर? कैथोड पर। कैथोड पर क्या होगा और एनोड पर क्या होगा? मित्रों ध्यान देंगे, ऐसा भी लिख सकते हैं हम Al2O3, जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, विद्युत अपघटन होगा तो 2Al3 प्लस और 3O2 माइनस। अब कैथोड पर क्या, ये बात हमेशा के लिए याद रखनी है, कैथोड पर क्या होगा? कैथोड पर ये होगा, कैथोड पर ध्यान देना मित्रों, ये कहां हो रहा है? कैथोड पर। क्या होगा? लाल पेन से लिखता हूं मैं, Al3 प्लस है वो 3 इलेक्ट्रॉन एनोड से आने वाले ग्रहण करेगा और बना देगा, और क्या बना देगा? एल्यूमिना धातु बना देगा गलित रूप में। एनोड पर क्या होगा? एनोड पर क्या होगा? तो वो जो O2 माइनस आया है वो O बनाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, और ये O और दूसरा ऑक्सीजन परमाणु मिलकर के O2 बना देगा, और ये O2C के साथ एनोड वाले उस कार्बन के साथ क्रिया करके CO2 के रूप में निकल जाएगा। ठीक है मित्रों, क्लियर? वंस अगेन चित्र, स्टेनलेस स्टील का एक पात्र है लोहे का, उसके अंदर कार्बन का अस्तर लगा हुआ है या ग्रेफाइट का अस्तर लगा हुआ है, कार्बन का अस्तर बढ़िया लगता है, अस्तर लगा हुआ है, उसमें विद्युत अपघटन के रूप में एल्यूमिना, क्रायोलाइट और फ्लोरस्पार का गर्म विलयन, गलित विलयन लेते हैं विद्युत अपघटन के रूप में, ग्रेफाइट के एनोड इसमें डुबो कर रखते हैं और इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं उच्च वोल्टता वाली। क्रायोलाइट है यहाँ, क्रायोलाइट यहाँ क्या करता है? एल्यूमिना के गलनांक को जो 2323 है उसे कम करके 1700 कर देता है। CaF2 विद्युत अपघटन की तरलता बढ़ाता है और चालकता में वृद्धि करता है, और कार्बन चूर्ण जो ऊपर डाला गया यहां पर यह ऊष्मीय हानि को रोकता है। क्रिया के दौरान ग्रेफाइट के ये एनोड खर्च हो जाते हैं, एनोड खत्म होते हैं तो बल्ब जलना बंद हो जाता है। समीकरण इस प्रकार लिखा जाता है, Na3LF6 में इस प्रकार के धन आयन प्राप्त होते हैं। मुख्य मकसद ये एल्यूमिना है तो एल्यूमिना में ये एल्यूमिनियम आयन का कैथोड पर अपचयन होता है और एल्यूमिना धातु प्राप्त हो जाती है। एनोड पर इस तरह से ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण होता है और CO2 प्राप्त हो जाती है। ये एक मेथड है और वेल करेक्ट, एकदम एक्यूरेट है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है ना। लीजिए अगला प्रश्न, वात्या भट्टी का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए। कॉपर के धातुकर्म में सिलिका की क्या भूमिका है? चित्र किसका पूछ लिया? वात्या भट्टी का। किसका पूछा? वात्या भट्टी का। तो बड़ा अच्छा चित्र है, ठीक है ना। कैसा है? तो बेलनाकार होती है भट्टी, अंदर स्टेनलेस स्टील का लेयर होता है, अग्निशय ईंटों की बनी होती है, इस प्रकार की होती है। ठीक है ना। भट्टी जैसा चित्र होना चाहिए, बाकी ज्यादा आपको गंभीर होने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार से या इसके ऊपर कप एंड कोन व्यवस्था होती है। कप एंड कोन व्यवस्था कैसी? कप एंड कोन व्यवस्था होती है। इसका मतलब यह है कि अंदर से हम ऊपर से धान यानी अयस्क प्लस कोक प्लस चूना पत्थर निश्चित अनुपात में मिला देते हैं। अशुद्धियां निकलने के लिए यहाँ निकास द्वार होता है और गलित धातुमल ऊपर तैरता है। ये ऊपर तैरता कौन है? गलित धातुमल, और नीचे यहाँ गलित धातु, अपचयित धातु, क्या बोलूं मैं? गलित धातु, चाहे वो कॉपर हो चाहे वो लोहा हो, प्राप्त हो जाती है। यहाँ पर तापमान अलग अलग होता है प्यारे मित्रों। तापमान है
अलग अलग होता है। ऊपर तापमान कम होता है 677 केल्विन, नीचे लगभग 2200 केल्विन तापमान होता है, या लगभग 1500 केल्विन तापमान होता है, या लगभग 900 केल्विन तापमान होता है। ऊपर की ओर तापमान घटता जाता है। इन्हें गर्म करने के लिए वायु सुंडिकाएं, लाल से बना लेता हूं, वायु सुंडिकाएं होती है, क्योंकि यहां कोक मिलाते हैं अपचायक के रूप में। क्या मिलाते हैं? कोक। वायु सुंडिकाएं प्रबल वायु के, गर्म वायु के झोंके प्रवाहित करते हैं, कार्बन जलने लगता है, कार्बन ईंधन के रूप में जलता है, दो काम करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है, वो स्वयं अपचायक है, और ऊष्मा उत्पन्न करता है। ऊष्मा यहां सांद्रित अयस्क को पिघलाकर धातु में अपचयित करने में सहायक होती है। वात्याभट्टी। ओके, कॉपर के धातुकर्म में सिलिका की क्या भूमिका है? प्यारे मित्रों, क्योंकि कॉपर के धातुकर्म में आयरन ऑक्साइड की अशुद्धि होती है। किसकी? आयरन ऑक्साइड की। FeO लिख सकते हैं, ठीक है ना, की अशुद्धि होती है, जिसे सिलिकॉन डाइऑक्साइड अम्लीय गालक के रूप में कार्य कर दूर कर देता है। ये लीजिएगा FeO और ये SiO2 क्रिया करके FeSiO3 धातु मल बना देता है। क्या बनाता है? धातु मल, जिसे कीट भी कहते हैं। यह हल्का होने के कारण यह धातु के ऊपर तैरता है, जिसे ऊपरी निकास द्वार से पृथक कर लेते हैं। तो मेरा मकसद, मेरा मंतव्य आप समझ गए होंगे कि यहाँ सिलिकॉन डाइऑक्साइड है वो एक गालक की तरह कार्य करता है। किसकी तरह? गालक की रूप में काम करता है, जिसे आयरन ऑक्साइड की अशुद्धि गलकर गलित धातु मल के रूप में पृथक हो जाती है। यह रहा आपका अगला प्रश्न। निस्तापन और भ्रजन में अंतर बताइए। लीजिए सर, तैयार है। निस्तापन और भ्रजन में अंतर नंबर 1, मैं या ये लिख दूंगा तो आपको कोई भ्रम या अतिशयोक्ति जैसा नहीं लगना चाहिए। 100% का मतलब है बोर्ड एग्जाम 2023 का 100% संभावित प्रश्न है, ठीक है ना। तो क्या क्या अंतर होगा? नंबर 1, यह प्रक्रम यानी निस्तापन वायु की अनुपस्थिति में संपन्न होता है, कराया जाता है, और यह वायु की उपस्थिति में। एक बात हो गई। इस प्रक्रम में कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता, मित्रों ध्यान देना, ये बड़ा काम का शब्द है रे। और इस प्रक्रम में यानी इसमें रासायनिक परिवर्तन ऑक्सीडेशन और अपचयन दोनों होता है। इंपॉर्टेंट, ये वाला काम का है रे। कितने अंतर पूछे भाई? अंतर स्पष्ट कीजिए, स्पष्ट करते रहो इसकी बात। इसमें यानी इस प्रक्रम में जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड एवं फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी जैसी वाष्पशील अशुद्धियां पृथक होती है। वाष्पशील अशुद्धियां पृथक होती है, और इसमें मुख्य रूप से सल्फर डाइऑक्साइड पृथक होती है। अब यहां साथ में फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी हो जाए तो मैं मना नहीं करता, लेकिन मुख्य यहां कौन पृथक होती है? सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक मित्रों, अगली बात, ये मुख्य रूप से सल्फाइड अयस्कों को ऑक्साइड में परिवर्तित करने के लिए काम में लेते हैं, और ये उन अयस्कों के लिए जो सल्फाइड नहीं है, जो सल्फाइड अयस्क नहीं है, इट मीन सल्फाइड अयस्कों को छोड़कर अन्य हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट और अन्य प्रकार के सल्फाइड अयस्क उन्हें धातु ऑक्साइड में परिवर्तित करने के लिए निस्तापन का उपयोग करते हैं। सवाल कब आया? 2020 में, 2019 में, 2018 में। ये क्या है? 18, 19, 20, 3 साल लगातार आ रहा है, तो 2023 में आने से कौन रोकेगा? अगला प्रश्न, झाग पलवन विधि को चित्र बनाकर समझाइए और इसका सिद्धांत लिखिए। ये काम की बात है। झाग पलवन विधि को
चित्र बनाकर समझाइए। तो बना सकते हैं आप चित्र। प्यारे मित्रों, इस पाठ में से एक चित्र वाला प्रश्न आएगा, तो सांद्रण की विधियों के चित्र याद कर लें, वात्यावटी का चित्र याद कर लें, हॉल और होराल्ट विधि का चित्र याद कर लें, परावर्तनी भट्टी का चित्र याद कर लें, आपका कल्याण हो जाएगा, 2 नंबर आ जाएंगे। एक लफड़ा एलिंगम आरेख वाला है, तो उसमें अपचय की पहचान करने के लिए जो नीचे है वो ऊपर वाले का अपचयन कर देता है, बस इतना याद करना है, ठीक है। तो हम झाग-पलवन विधि का चित्र बना लेते हैं यहाँ सुंदर सा। कैसा चित्र बनाते हैं? सुंदर सा एक झाग-पलवन विधि का चित्र बना लेते हैं। हम एक बड़ा टैंक लेते हैं, इसमें एक क्षेपणी लगा देते हैं, एक क्षेपणी लगा दी, ठीक है ना, झेरना कहते हैं इसको। और अब क्या करेंगे? इसमें जल भर लेंगे। क्या करेंगे प्यारे मित्रों? जल भरेंगे। जल भरने के साथ इसमें प्रचंड वायु प्रवाहित करने के लिए ऊपर से वायु कहां से प्रवाहित करेंगे? आप जानते हो ना, इधर से ये वायु, और ये क्या है? क्षेपणी, झेरना कहते हैं जिसको। और यहां ये सल्फाइड अयस्क और जल है। क्या ये? जल प्लस सल्फाइड, ध्यान देना रे, ड है, सल्फाइड अयस्क प्लस क्या है? झाग कारक, प्लस क्या है? पलवन कारक, प्लस क्या है रे? स्थायी कारक, प्लस क्या है रे? अवनमक। इतने हैं, ठीक है ना। वायु प्रवाहित करते हैं तो सल्फाइड अयस्क, यहां एक बात है, सिद्धांत लिखिए। सिद्धांत ये है, सिद्धांत, इस विधि का सिद्धांत है कि अयस्क एवं अशुद्धियों के कणों, सिद्धांत यहां लिखता हूं मैं, बड़ा अच्छा सिद्धांत लिखता हूं क्योंकि बड़ा अच्छा जानता हूं, आपको सिखाता हूं। इस विधि का सिद्धांत है कि अयस्क एवं अशुद्धि के कणों में तेल एवं जल, ध्यान देना, तेल एवं जल से भीगने में अंतर होता है। क्या मतलब हुआ? सरल मतलब हुआ, या तो अशुद्धि तेल से भीगेगी या अयस्क के कण तेल से भीगेंगे। समझे मेरी बात? या तो अयस्क के कण तेल से भीगेंगे या अशुद्धि। यहां क्या होता है, यहां ध्यान देना। अब यहां क्या होने वाला है, आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं रे। अयस्क के कण है वो तेल से, और अशुद्धि के कण जल से भीगेंगे, जल से भीगकर भारी हो जाएंगे, पेंदे में बैठ जाएंगे। अयस्क तेल से भीगेगा, तेल हल्का होता है इसलिए ऊपर आ जाएंगे। तो यहाँ अयस्क के कण झागों के साथ ऊपर आ जाते हैं। ये क्या है? झाग आ गए। क्या आ गए? झाग। किसके? अयस्क के कणों के, अयस्क के झाग आ गए। इन्हें अलग कर लेते हैं। इन्हें क्या कर लेते हैं? अलग कर लेते। ठीक है मित्रों, अगला प्रश्न क्या है? फैन स्थायी कारक की क्या भूमिका है? वायु की प्रचंड धारा के कारण अयस्क के कण जो तेल में भीगकर झागों का निर्माण करते हैं, ये झाग लंबे समय तक बने रहते हैं, इसलिए स्थायी कारक के रूप में। इसलिए झाग कारक के रूप में तो हम चीड़ का तेल या यूकेलिप्टस का तेल लेते हैं, लेकिन झाग को स्थायी बनाए रखने के लिए, झागों को स्थायी बनाए रखने के लिए यहां लिखता हूं मैं एनिलीन या क्रिसॉल का उपयोग करते हैं। ये झाग को फूटने, फटने, समाप्त होने से रोकते हैं, इसलिए इनको स्थायी कारक कहते हैं। समझ रहे मेरी बात? अगला क्या है? अवनमक की भूमिका। अवनमक, अवनमक के रूप में हम सोडियम या पोटेशियम साइनाइड लेते हैं। सोडियम या पोटेशियम साइनाइड लेते हैं। ये क्या करता है? ध्यान देना, ध्यान देना। अवनमक, सोडियम साइनाइड या पोटेशियम साइनाइड, यह यदि 2 सल्फाइड के अयस्क हैं, सल्फाइड के
दो अलग अलग तत्वों के अयस्क है तो एक को दबाएगा, पानी में डुबोएगा और एक को झागों में लाएगा। यदि ZnS और PbS दोनों हैं तो PbS को डुबो देगा, ZnS को झागों में ले आएगा। अवनमक डिप्रेसेंट, एक को दबाएगा एक को झागों में लाएगा। अवनमक की भूमिका यह होती है प्यारे मित्रों, ठीक है ना। इसके साथ सोडियम साइनाइड के साथ हम सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। किसका? सोडियम कार्बोनेट। तो अवनमक की भूमिका क्या होगी? दो सल्फाइड अयस्कों के पृथक्करण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ध्यान देना, ये आपको मिलना बड़ा टेढ़ा काम है। कहां मिलेगा ये? यदि दो अलग अलग सल्फाइड अयस्क है तो सोडियम साइनाइड और सोडियम कार्बोनेट विलयन एक सल्फाइड अयस्क के कणों को दबा देंगे, झागों में आने नहीं देंगे, दूसरे को झाग में तैराएंगे, लाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर। कॉपर धातु के धातु कर्म में परावर्तनीय भट्टी में होने वाली अभिक्रियाओं के समीकरण दीजिए, ठीक है। परावर्तनीय भट्टी का नामांकित चित्र बनाइए। मित्रों, परावर्तनीय भट्टी के चित्र अलग अलग प्रकार के हैं, लेकिन हमारे पास जो एनसीईआरटी की बुक है, किसकी बुक है? एनसीईआरटी की बुक है जो हमारी चल रही है, उसमें परावर्तनीय भट्टी का जो चित्र है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है और वो बड़ा सरल चित्र है, वो बड़ा ही सरल चित्र है। एक ऐसा आयताकार बॉक्स या खोखा बना लीजिए और इसमें इस प्रकार एक कटोरी बना लीजिए, बस आधे से ज्यादा काम हो गया। यहां अयस्क डालने के लिए, क्या डालने के लिए? यहां अयस्क डालने के लिए धान ऊपर जिसको बोलते हैं ये लगा दीजिए। इसमें हम क्या डालेंगे? अयस्क डालेंगे, इसको बोलते हैं धान ऊपर, धान ऊपर। और इसके ऊपर तान तंतु लगा देते हैं, यानी इसको ऊंचा नीचा करने के लिए। और इसके नीचे क्या करते हैं मित्रों? ये ध्यान देने वाली बात है, इसके नीचे ये जो स्तर है ये अग्निशः सिलिका का होता है, यहां लिखते हैं। और इसको गर्म करने के लिए, इसको पिघलाने या गर्म करने के लिए परावर्तनीय भट्टी, किसका चित्र बना रहे हैं? परावर्तनीय भट्टी निस्तापन में भी काम आती है और भर्जन में भी काम आती है। ध्यान देना, निस्तापन और भर्जन दोनों में काम आती है। ये वायु के झोंके, क्या? वायु के झोंके प्रवाहित करने के लिए। लेकिन यह ईंधन के रूप में किसका इस्तेमाल होगा, यह बता सकते हैं क्या? या तो तेल या मैग्नेसाइट, ठीक है। या ईंधन के रूप में तेल या कोक या मैग्नेसाइट ये इस्तेमाल होगा। और इसमें वायु की आवश्यकता होगी तो वायु प्रवाहित करेंगे भर्जन के लिए, वायु की आवश्यकता नहीं होगी तो वायु प्रवाहित नहीं करेंगे। और ये इसको इस तरह से स्टैंड पर लगा देंगे। ये क्या होगी? परावर्तनीय भट्टी। इसकी छत है वो मेहराबदार होती है, इसकी छत मेहराबदार होती है। ये आपके चित्र बन गया, ठीक है ना। वायु और तेल, वायु प्लस तेल मैंने यहां लिख दिया, ये इसमें प्रवाहित कर देते हैं, ठीक है। अगले वाली बात क्या है? समीकरण दीजिए, ठीक है। कॉपर के धातु क्रम में प्रयुक्त समीकरण। मित्रों, इसका मुख्य अयस्क होता है CuFeS2, जिसे क्या बोलते हैं? CuFeS2 को कॉपर पाइराइट बोलते हैं। क्या बोल देते हैं रे? कॉपर पाइराइट, ठीक है ना। तो यह है कॉपर पाइराइट, कॉपर पाइराइट, एन कभी टीज लिख देते हैं तो भी वही बात है। क्रिया क्या होती है? नंबर 1, CuFeS2 वायु के साथ क्रिया करता है तो क्या क्या बनता है? आप बताएंगे क्या? हैं? बता सकते हो तो बोल दो। बनेगा यहां Cu2S, Fes और SO2। सल्फर डाइऑक्साइड गैस कुछ मात्रा में निकल जाएगी, कुछ मात्रा में सल्फर डाइऑक्साइड गैस है निकल जाएगी। समीकरण को संतुलित करने के लिए 2 लिख देते हैं, ठीक है। दूसरा, Cu2S बन गया, Fes बन गया। Cu2S और Fes के मिश्रण को यहां बोलते हैं कॉपरमेट,
क्या बोलते हैं? ये सवाल भी एक बार पुराने बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, कॉपर मैट क्या है? तो कॉपर सल्फाइड और आयरन सल्फाइड का मिश्रण है। कॉपर सल्फाइड है और आयरन सल्फाइड का मिश्रण है, ठीक है ना। ये जब मैंने पढ़ाया था तो उस वीडियो में बोला था, लिखवाया था, लिखा था, ठीक है। खैर आज पूछा नहीं इसलिए मैं आपको केवल सुना रहा हूं। लिख दिया ना, लिख भी दिया। अब क्या होगा मित्रों? अब होगा ये FeS का कुछ मात्रा में ऑक्सीकरण होगा, FeO आयरन ऑक्साइड बन जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड निकल जाएगी। तीसरा क्या काम होगा? ये जो Cu2S है इसका भी ऑक्सीकरण होगा और Cu2O बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी। 2 3 और या 2 3 लें और 2 और सल्फर कितना हो गया? 2 और 2, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है मित्रों। ये होता कहाँ है? परावर्तनीय भट्टी में। परावर्तनीय भट्टी में ये निम्नलिखित 3 क्रियाएं प्रमुखता से होती है, ठीक है मित्रों। फिर भी यह बच जाता है ये वाला मैटर, ये कहलाता कॉपर मैट। ये वाला मैटर क्या कहलाता है? कॉपर मैट। अगला प्रश्न, एल्यूमिनियम के धातुकर्म में निम्न की उपयोगिता बताइए। कितना अच्छा प्रश्न है। क्रायोलाइट की उपयोगिता, क्रायोलाइट की उपयोगिता गलनांक कम करने में। उत्तर हो गया ग्रेफाइट की छड़, ग्रेफाइट की छड़ एनोड के रूप में। कार्बन या कोक चूर्ण ऊष्मा हानि को और रोकने में। इससे बढ़िया प्रश्न तो 2019 में आया है, कभी आएगा ही नहीं, ठीक है ना। लेकिन इसको स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो, याद कर लो, रट लो, समझ लो, जीम लो, चबा लो। अगला प्रश्न, धातु कर्म के निम्नलिखित प्रक्रमों के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। ले लो सा सिद्धांत, विद्युत अपघटनी, परिष्करण और जॉन रिफाइनिंग ऑफ मेटल। जॉन रिफाइनिंग ऑफ मेटल यानी जॉन परिष्करण। यहां घबराना नहीं है, जॉन परिष्करण मेथड है, ठीक है ना। जॉन परिष्करण मेथड का एक और नाम है, यदि आपको याद हो तो बोल दे और नहीं याद हो तो कोई बात नहीं। पहला लेते हैं धातुओं का विद्युत अपघटनी अपचयन। धातुओं का विद्युत अपघटनी अपचयन। अब इसमें आपको क्या समझाना? मेरे ख्याल से तो यहां कुछ समझाना, तो मुझे तो लगता नहीं कि आपको कुछ समझाया जाए, क्योंकि आप जानते हो। सक्रिय धातुओं सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम का शुद्धिकरण, परिष्करण का मतलब होता है 100% शुद्ध प्राप्त करना, विद्युत अपघटनी विधि से अपचयन किया जाता है। और इसमें क्या होता है? अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील को हटा देती है, या यूं कहें अशुद्ध धातु विलयन में आयनों के रूप में घुलकर कैथोड पर अपचयित हो जाती है। हो गया। जो अधिक सक्रिय है वो कैथोड पर चली जाएगी, कम सक्रिय है वो एनोड पर रह जाएगी। जॉन रिफाइनिंग विधि, जॉन परिष्करण मेथड, जॉन परिष्करण मेथड। अभी हमने जो पढ़ा था मंडल परिष्करण का दूसरा नाम है जॉन परिष्करण, इसका दूसरा नाम है मंडल परिष्करण। थोड़ी देर पहले हमने एक चित्र बनाया था, आपको याद नहीं हो तो पीछे ले चलता हूं। पीछे इतिहास को टटोलते हैं, पीछे वाले इतिहास को टटोलते 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 हद होगी, टटोलते टटोलते ये आ गया। ये जॉन परिष्करण है। ये क्या है? ये जो मंडल है इसको अंग्रेजी में ZONE कहते हैं, जॉन परिष्करण, ठीक है। क्या है सिद्धांत? अशुद्धियां
ठोस धातु की अपेक्षा गलित धातु में अधिक विलेय होती है। इस सिद्धांत पर आधारित है किसका? जर्मेनियम, सिलिकॉन, इंडियम, गैलियम, बोरॉन, यानी अर्धचालकों को 100% शुद्ध प्राप्त रूप में प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। आ गया 15वां प्रश्न। निम्न को समझाइए। टाइटेनियम का वाष्प प्रावस्था शुद्धिकरण, बोर्ड एग्जाम 2022 में, वान आर्केल विधि, वान आर्केल विधि। जिस प्रकार से मांड प्रक्रम था उसी प्रकार से यह है जिरकोनियम और टाइटेनियम, जिरकोनियम और टाइटेनियम में उपस्थित नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की अशुद्धि को, पर्टिकुलर नाइट्रोजन की अशुद्धि को दूर करने के लिए, नाइट्राइड के रूप में जो अशुद्धियां हैं दूर करने के लिए यह विधि उपयोगी है। इसमें क्या करते हैं? धातु को शुद्ध करने के लिए किसी एक ऐसे तत्व के साथ, यौगिक के साथ क्रिया करवाते हैं जिनके साथ धातु तो क्रिया कर लेती है लेकिन अशुद्धि क्रिया नहीं करती, अशुद्धि क्रिया नहीं करती। धातु यौगिक के साथ क्रिया करके वाष्पशील यौगिक बना लेती है। यानी धातु और अशुद्धि के किसी तत्व के साथ क्रियाशीलता में अंतर के सिद्धांत पर आधारित है पहला मेथड। इसमें क्या करते हैं? जिरकोनियम या टाइटेनियम, ठीक है ना, को अक्रिय वातावरण में आयोडीन के साथ, किसके साथ? आयोडीन के साथ गर्म करते हैं। जिससे क्या होता है? जिससे जिरकोनियम लिया तो जिरकोनियम प्लस ये आयोडीन क्रिया करके जिरकोनियम टेट्रा आयोडाइड ये बना लेता है। ये एक वाष्पशील यौगिक है। ये क्या है? वाष्पशील यौगिक है। सेकंड प्रोसेस में क्या करते हैं? ये जो जिरकोनियम आयोडाइड बन गया इसे टंगस्टन तंतु पर, टंगस्टन तंतु पर उच्च विभव की उपस्थिति में अपघटित कराते हैं। क्या कराते हैं? अपघटित करवाते हैं। तो जिरकोनियम अलग हो जाता है और आयोडीन 2I2 वाष्पित हो जाती है। इस तरह से हमें टाइटेनियम, जिरकोनियम स्थान पर क्या ले सकते हैं? टाइटेनियम। ZR के स्थान पर TI लिख दें, सेम प्रोसेस। इस प्रकार टाइटेनियम का शुद्धिकरण हो जाता है। क्या हो जाता है प्यारे मित्रों? टाइटेनियम का शुद्धिकरण हो जाता है। यानी मैं यहाँ ये लिख दूं तो आपको बड़ा सेटिस्फेक्शन होगा। TiO2 क्रिया करेगा लगभग 850 केल्विन ताप पर, तो TiI4 बन जाएगा और फिर ये TiI4 इसे गर्म करेंगे टंगस्टन तंतु पर उच्च विभव की उपस्थिति में, विद्युत धारा की प्रेजेंस में, तो ये टंगस्टन तंतु पर अपघटित हो जाएगा। टाइटेनियम अलग और आयोडीन अलग। लाल वाला टाइटेनियम, काले वाला जिरकोनियम। ठीक है प्यारे मित्रों, पिछले 10 सालों के बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न कैसे थे, उनके उत्तर सही आंसर कैसे हो सकते हैं मित्रों? पासबुकें, आइडिया, मॉडल पेपर गलत तरीके से पेश किए जाते हैं, उत्तर सुनाते हैं, बताते हैं। एकदम राइट आंसर इस प्रकार लिखे जाएंगे। इस प्रकार हमारा ये आज का ये सेशन छठे पाठ का, जिसमें एक MCQ और एक कौशल चित्र वाला प्रश्न, MCQ के स्थान पर अति लघुत्रात्मक प्रश्न समीकरण का आ सकता है, सिद्धांत का आ सकता है, चित्रों के लिए मैंने आपसे चर्चा कर ली। 2 नंबर इस तरह से आपके पक्के हो गए। इसको 2, 3, 4, 5 बार जमकर पढ़ लीजिएगा। मेरा आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। आप इस पाठ के 2 में से 2 नंबर लाने के योग्य बन जाएंगे। आपके साथी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।